क्या आप जानते हैं आज जो धरती नीले महासागरों और हरे भरे जंगलों से भरी है वो कभी एक उबलता और दहकता हुआ आग का गोला हुआ करती थी। तापमान इतना भयानक कि कुछ भी पिघल जाए, न हवा, न पानी और न जीवन की कोई उम्मीद। कई लाखों सालों तक ये धरती बर्फ से ढकी रही। अरबों साल पहले अंतरिक्ष में धूल और गैस के बादलों ने आपस में जुड़कर हमारी पृथ्वी का निर्माण किया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। चट्टानों की भीषण टक्करों, विशाल ज्वालामुखी विस्फोटों और इन करोड़ों सालों के बदलावों ने इसे जीवन के योग्य बनाया। पर कैसे? पानी कहाँ से आया? ऑक्सीजन कैसे बनी? और सबसे बड़ा सवाल, जीवन की शुरुआत कैसे हुई? आइए इस वीडियो में जीवन के इस रहस्यमयी सफर को जानें। लगभग 460 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी तो दूर, हमारा सूर्य भी अस्तित्व में नहीं था। अंतरिक्ष में जिस जगह हमारा सौरमंडल आज है, वहाँ केवल एक विशाल धूल और विभिन्न प्रकार के गैसों से भरा बादल तैर रहा था, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें मौजूद थीं। यह बादल, जिसे वैज्ञानिकों ने सोलर नेबुला नाम दिया, जिसकी थोड़ी ही दूरी पर एक तारा हुआ करता था जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। समय के साथ यह तारा धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो रहा था, मानो कोई अंधकार इसे अपने भीतर समेटने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक एक दिन इस तारे में एक भयानक विस्फोट होता है। सोलर नेबुला इस विस्फोट के चपेट में आ गया। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष में उथल पुथल होने लगी, जिससे बादलों में मौजूद धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित होने लगे। नेबुला के अंदर दबाव और तापमान ने भयानक बवंडर की शक्ल ले ली। इस बवंडर में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ही ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण धूल और गैसें सिकुड़ने और तेज गति से घूमने लगीं। फिर अंतरिक्ष में एक रहस्यमयी डिस्क का निर्माण हुआ, जिसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। ग्रेविटी के कारण इस डिस्क के केंद्र में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें इकट्ठा होने लगी। न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो गई और एक भयानक विस्फोट हुआ। कुछ ही समय में अंतरिक्ष के अंधकार को चीरते हुए पहली रोशनी पैदा हुई और डिस्क के केंद्र में एक तारे का जन्म हुआ, जिसे लोग सूर्य के नाम से जानते हैं। सूर्य के जन्म के बाद प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के बाहरी हिस्सों में हलचल तेज होने लगी और लगभग 450 करोड़ साल पहले डिस्क के बाहरी हिस्सों में ग्रहों का निर्माण शुरू हुआ। अंतरिक्ष में मौजूद छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड सूर्य की गुरुत्वाकर्षण के कारण उसकी ओर खिंचे चले गए और उसकी परिक्रमा करने लगे। इस परिक्रमा के दौरान वे एक दूसरे से टकराए। हर टकराव के साथ वे बड़े होते गए। इन टकरावों से बड़े आकार के खगोलीय पिंड प्रोटोप्लैनेट्स बने। ये प्रोटोप्लैनेट्स 100 से 1000 किलोमीटर के आकार के थे। समय के साथ इन प्रोटोप्लैनेट्स की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ती गई। उनकी बढ़ती गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से आसपास के धूल के कण उनके साथ जुड़ने लगे। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रही और समय के साथ वे विशाल खगोलीय पिंड का रूप ले लिए और इसी प्रक्रिया से हमारे सौर मंडल के ग्रहों का जन्म हुआ। 450 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी का निर्माण हो ही रहा था, तब एक और प्रोटोप्लैनेट्स एग्जिस्ट करता था, जिसका नाम थिया था। ये करीब मार्स के आकार का ग्रह था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने के कारण सूरज की परिक्रमा कर रहे कुछ एस्टेरॉयड धीरे धीरे पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। यही सेम घटना हमारे पड़ोसी ग्रह प्रोटोप्लैनेट्स थिया पर हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकरा गया। यह टकराव इतना जबरदस्त था कि इस टकराव से दोनों का कोर एक दूसरे में अब्सॉर्ब हो गया और पृथ्वी अपनी धुरी से लगभग 23.5 डिग्री झुक गई। इसी बीच एक बड़ा टुकड़ा बाहर निकल के अलग हो जाता है, जो चांद बनता है। इस टकराव से निकले मलबे एक रिंग की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और इस टकराव से उस दूसरे प्लैनेट थिया के ज्यादातर मेटल्स धरती पर ही रह गए। जब नासा ने अपना पहला अपोलो मिशन चांद पे भेजा, तब वे अपने साथ चांद की मिट्टी लेकर आए। चांद के मेंटल से जो सैंपल मिला, बेसाल्टिक रॉक के, धरती पे पाए जाने वाली बेसाल्टिक रॉक से काफी मिलते जुलते थे और यह अनुमान लगाया गया कि चांद का जन्म जरूर पृथ्वी और थिया के उस विनाशकारी टकराव के कारण ही हुआ होगा। इस तरह के टकराव को जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस कहा जाता है। इसी दौरान लगभग 4 अरब साल पहले जब पृथ्वी सिर्फ एक दहकता हुआ आग का गोला हुआ करती थी, जहां समुद्र के नाम पर अगर कुछ था तो वो सिर्फ और सिर्फ 1900 डिग्री सेल्सियस पर उबलता हुआ लावा। लाखों सालों तक पृथ्वी पर एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स की वर्षा होती रही है। ये एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स मिनरल्स और पानी के एलिमेंट से भरपूर थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन एस्टेरॉयड्स एंड कॉमेट्स में पानी कहां से आया, तो इसका कारण है सोलर नेबुला, धूल और गैस से बना बादल, जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी, जिसमें कुछ आइस क्रिस्टल भी मौजूद था। ये एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स हमारे पृथ्वी पर
लाखों सालों तक गिरते रहे, जिससे पृथ्वी पर पानी इकट्ठा होने लगा। और एक वैज्ञानिक खोज के अनुसार यह भी पाया गया कि पृथ्वी की गहरी चट्टानों में पानी के मॉलिक्यूल्स पहले से भी मौजूद थे, जो यह बताते हैं कि पानी पृथ्वी के अंदर से भी निकला था। और दूसरी तरफ पृथ्वी के प्रारंभिक समय में ज्वालामुखीय गतिविधियां अत्यधिक सक्रिय थीं। तब ज्वालामुखियों से निकली गैसें वाष्प बनकर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जमा होने लगे और जलवाष्प के बादल बनाने लगे। जब पृथ्वी ठंडी हुई तब ये जलवाष्प के बादल संघनित होकर बारिश में बदल गई। करोड़ों वर्षों तक बारिश और एस्टेरॉइड्स की टक्कर ने पृथ्वी पर पानी की मात्रा बढ़ाई। बारिश ने पृथ्वी की सतह पर जलाशय बनाए और समय के साथ ये जलाशय धीरे धीरे बढ़ते गए महासागर बने। जैसा कि आज हम जानते हैं, पृथ्वी की 3 मुख्य परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इन परतों का निर्माण और सेपरेशन पृथ्वी बनने के शुरुआती चरणों में हुआ, जो लगभग 4 अरब साल पहले से लेकर 2.5 अरब साल पहले तक चला। उस समय हमारी पृथ्वी सिर्फ एक दहकता हुआ लावा का गोला थी, जिसमें विभिन्न प्रकार के तत्व मौजूद थे। लोहा और निकल जैसे भारी एलिमेंट्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण धीरे धीरे फ्लो करके पृथ्वी के सेंटर की ओर जाना शुरू किया। यह फ्लो लाखों सालों तक जारी रहा और अंततः पृथ्वी के कोर ने आकार लेना शुरू किया। कोर धरती का सबसे गर्म हिस्सा है। इसका तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो सूर्य की सतह के तापमान के बराबर है। सामान्यतः यह तापमान लोहे को पिघला देता, लेकिन पृथ्वी के केंद्र में मौजूद अत्यधिक दबाव के कारण लोहा और निकल ठोस रूप में ही मौजूद हैं। दूसरी ओर हल्के तत्व जैसे सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम धीरे धीरे ऊपर की ओर उठकर पृथ्वी की सतह पर जमा हो गए। इस प्रक्रिया से क्रस्ट यानी पृथ्वी की बाहरी परत और मेंटल यानी मध्य परत बना और इस तरह पृथ्वी की कोर का निर्माण हुआ। धीरे धीरे धरती के अंदर ज्वालामुखीय गतिविधियां बढ़ने लगीं। उस वक्त कुछ ऐसा हुआ कि पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी बाहर निकलने लगे। ज्वालामुखियों से निकला गर्म मैग्मा सतह पर आया और ठंडा होकर एक ठोस परत बन गया, जिसे आज हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन पृथ्वी के भीतर मौजूद मैग्मा की गर्मी और हलचल के कारण क्रस्ट ठोस नहीं रह पाई और यह बड़ी बड़ी प्लेटों में टूट गई। इन टुकड़ों को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स धीरे धीरे आपस में टकराईं, खिसकीं और अलग हुईं। जब 2 प्लेट्स आपस में टकराईं तो कुछ प्लेट्स दूसरी के नीचे धंस गईं, जिससे महाद्वीपीय प्लेट्स का निर्माण हुआ। महाद्वीपों के टकराने और नई पर्वत श्रृंखलाओं के बनने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटने लगी, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में भारी गिरावट आने के कारण पृथ्वी का तापमान तेजी से कम हुआ और पृथ्वी की जलवायु बेहद ठंडी हो गई। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों और सौर ऊर्जा की कमी ने इस ठंडक को बढ़ा दिया और शुरुआत हुई एक भयानक आइस एज की। इस समय महासागर बर्फ बन चुके थे। अरबों सालों में पृथ्वी बर्फ की चादर से कई बार ढकी। समय के साथ बर्फ ने धीरे धीरे पिघलना शुरू किया और पृथ्वी ने जीवन के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त की। दूसरी तरफ लगभग 3.5 अरब साल पहले महासागरों में साइनोबैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों का विकास शुरू हुआ। 2.4 अरब साल पहले साइनोबैक्टीरिया ने प्रकाश संश्लेषण द्वारा बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन किया। साइनोबैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न ऑक्सीजन पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में भारी मात्रा में जमा होने लगा और धीरे धीरे पृथ्वी का वायुमंडल बना। जैसे जैसे पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, जीवन के लिए बेहतर परिस्थितियां बनने लगीं। महासागरों में सिंगल सेल जीवों से बहुकोशिकीय पौधों का विकास हुआ। समुद्री शैवाल भी इसी समय विकसित हुए। फिर कुछ समय बाद इन समुद्री पौधों ने समुद्र से बाहर निकलकर पहली बार भूमि पर कदम रखा। ये शुरुआती पौधे ब्रायोफाइट्स थे, जैसे मॉस, जो केवल नमी वाले स्थानों पर उग सकते थे। धीरे धीरे पौधों में वेस्कुलर सिस्टम विकसित हुआ, जिससे पानी और पोषक तत्व पूरे पौधे में पहुंचने लगे। इसके बाद पहले वेस्कुलर पौधे जैसे फर्न विकसित हुए। फिर बीज वाले पौधों का विकास हुआ। समय के साथ पौधों ने हर तरह के वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लिया। घास, झाड़ियां और बड़े पेड़ जैसे ओक, पाइन और बांस का विकास हुआ। धीरे धीरे जंगलों और घास के मैदानों ने पृथ्वी की सतह को ढक लिया। हमारी पृथ्वी गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित है, जो सूर्य से ऐसी दूरी पर है जहां न तो बहुत अधिक गर्मी है और न ही बहुत अधिक ठंड। महासागर, झीलें, नदियां और वायुमंडल में जलवाष्प ने जीवन के प्रारंभिक रूपों को विकसित होने का मौका दिया। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली ऊर्जा ने जीवन को संभव बनाया। सूर्य का प्रकाश पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उपयोग किया गया, जिससे ऑक्सीजन उत्पन्न हुई। पृथ्वी पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस
और सल्फर जैसे रासायनिक तत्व मौजूद हैं। ये तत्व जीवन के निर्माण खंड हैं और डीएनए, प्रोटीन और अन्य जैविक अणुओं को बनाने में मदद करते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन की शुरुआत महासागरों में हाइड्रोथर्मल वेंट्स, गहरे समुद्र में गर्म पानी के स्रोत के पास हुई। इन वेंट्स ने गर्मी और खनिज प्रदान किए, जिनसे प्रारंभिक जीवाणु माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विकसित हुए। ये सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर जीवन के पहले रूप थे। पृथ्वी पर टेक्टोनिक्स प्लेट्स ने पर्वत और महाद्वीप बनाए, जो जीवन के लिए विभिन्न इकोसिस्टम्स प्रदान करते हैं। टेक्टोनिक्स प्लेट्स ने कार्बन चक्र को संतुलित किया, जिससे पृथ्वी का तापमान स्थिर रहा। पृथ्वी का झुका हुआ अक्ष और उसकी कक्षा ने मौसम चक्र बनाए। जैसे जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, झुकी हुई धुरी के कारण अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग समय पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिससे गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतु जैसे मौसम बनते हैं। ये मौसम जीवन के विकास और विविधता के लिए आवश्यक थे। पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवों से शुरू होकर जीवन धीरे धीरे अधिक जटिल होता गया। प्राकृतिक चयन और उत्परिवर्तन ने विभिन्न प्रकार के जीवों को जन्म दिया और फाइनली इस तरह पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ। हम सब इसी प्रकृति की देन हैं। इससे छेड़खानी मत करो, इसका अंजाम बहुत भयंकर हो सकता है।